गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 जुलाई 2020 है। जुलाई का आखिरी दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे आपके साथ, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ उनके साथ डिस्कस करें। वीडियो को लाइक कर दें और कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले डेली की तरह आज के क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है, जिसका ड्राफ्ट हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये किस समिति के सिफारिश पे लाया गया है? ऑप्शन ए है कोठारी समिति, बी है दिनेश गोस्वामी समिति, सी है मोहन रेड्डी समिति या डी है के कस्तूरी रंजन समिति। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकल्प नहीं है। तो आपको यह समझना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। यहां पे दिया हुआ, देखो, जब देश के अधिकांश आबादी को वायरस हो जाता है, वायरस का संक्रमण हो जाता है, तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट हो जाता है और उसके ही प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट होने की ही व्यवस्था को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे मान लो, अगर आपके सर्कल में 10 व्यक्ति हैं और सभी लोगों को अगर वायरस ने संक्रमित कर दिया, उसके बाद उसमें एक इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है, एक प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद अगर वो 10 व्यक्ति किसी संक्रमित मरीज से भी मिलेगा तो उसमें वायरस नहीं होगा, राइट। तो आपके सर्कल के 10 व्यक्ति को वायरस नहीं होगा, चूंकि उसमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो चुका है। अब देखो, भारत जैसे देशों के लिए सही क्यों नहीं है कि भारत में जो बच्चों का पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी अधिक है और बुजुर्ग का जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी अधिक है। तो इन दोनों में, बच्चों में और बुजुर्ग में, 15 वर्ष से कम के बच्चे और 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति में हर्ड इम्यूनिटी जल्दी क्रिएट नहीं होता, प्रतिरोधक क्षमता जल्दी क्रिएट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों और बुजुर्ग को बचाने के लिए भारत में हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट उन देशों में लाया जा सकता है जिसकी जनसंख्या काफ़ी कम होती है। किसी देश में मान लो 1 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पे ये काम चलेगा, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में जहाँ बुजुर्ग की पॉपुलेशन और बच्चों की पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। देखो, सैन्य वापसी पे झूठ बोल रहा चीन, एक बार पढ़ सकते हो। बेसिकली चीन लगातार चर्चा में है। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीन के साथ जो लोकेशन हमारा है वो जानना चाहिए, किस लोकेशन पे डिस्प्यूट हुआ है, और मेंस पर्सपेक्टिव से चीन का ऐतिहासिक संदर्भ, चीन का पॉजिटिव पॉइंट, चीन के साथ हमारे क्या क्या नकारात्मक संदर्भ है, क्या किया जाना चाहिए, इस बातों की जानकारी होनी चाहिए। और ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। देखो, ये दोनों जो न्यूज हैं, दोनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट है। दोनों पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और दोनों ही न्यूज संबंधित है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर के। यहां पे क्या है कि पराली पे नियंत्रण के लिए ईपीसीए ने प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। ईपीसीए एक अथॉरिटी है जिन्होंने पराली को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसको लेकर के निर्देश दिया है। तो आपको इस न्यूज से क्या जानकारी होना चाहिए? देखो, कल हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर 16 का पेपर हमने सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। और ये जो चर्चा मैं कर रहा हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी 2016 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कि एयर क्या क्या क्वालिटी है उसको मेजर करने की जो प्रक्रिया है उसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। और इसका बेसिकली 8 कंपोनेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका कंपोनेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत मेजर नहीं किया जाता है। बस इतना अगर आपको जानकारी होता है तो 16 का पेपर, 2016 के यूपीएससी का पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो 8 कंपोनेंट है कौन है? पहला तो PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, O3 यानी ओजोन है, NH3 यानी अमोनिया है, और लेड है यानी सीसा है।
तो ये सब पार्ट है, ये वायु में कितना होता है इसी को मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। AQI इसे कहते हैं और इसी पे क्वेश्चन आया था पहले। अब देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 तक होगा तो गुड होगा, अगर 51 से 100 के बीच में होगा तो इम्परफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 के बीच में है तो पॉल्यूटेड है, 201 से 300 के बीच में है तो वो पुअर है, 301 से लेकर 400 तक है तो वेरी पुअर है, और सीवियर होता है 401 से लेकर के 500 तक। दिल्ली में जब पीक समय होता है पोल्यूशन का तो 2-2 हज़ार के आसपास भी रहता है ये, राइट। खास करके दीपावली के समय में 3,000 3,500 के आसपास भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो दिल्ली वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन जाता है दीपावली के समय में खास करके। तो इसको लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अथॉरिटी की स्थापना किया था जिसका नाम है EPCA, जो यहाँ पे दिया हुआ, यानी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसकी स्थापना किया गया है 1998 में और इसका काम है ग्रेप रणनीति लागू करना। देखो ये ग्रेप क्या है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। हो सकता है डायरेक्टली यूपीएससी पूछ दे कि ग्रेप किससे संबंधित है, तो याद रख लेना ग्रेप दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की रणनीति है। तो देखो EPCA क्या करता है, पहले तो ये बात समझना होगा आपको कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। तो ये संस्था जो है ये काम करना शुरू करती है बेसिकली अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। क्या करती है कि पराली को किस तरह से दिल्ली में आने से रोका जाए उसके लिए काम करती है। दिल्ली में अगर कोई फैक्ट्री है जो कोयला से चल रही है उसके लिए काम करती है। दिल्ली में जो है कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए काम करती है, उसको किस तरह से रोका जाए या वहाँ से किस तरह से पॉल्यूशन कम क्रिएट किया जाए। इसी तरह से कुछ अन्य चीज़ें हो रही है, जैसे गाड़ी चल रहा है जिसमें कुछ अधिक ही एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उसको रोकने का काम करती हैं। तो ये संस्था उन तमाम कामों को क्रियान्वित करने का काम करती है जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने का काम करता है, राइट। और उसी के लिए ये पराली भी लाती है। अब देखो सेकेंड न्यूज़, देखो यहाँ पे स्मॉग टावर क्या है। तो दिल्ली में जो है एक टावर होता है इस तरह का, बहुत बड़ा टावर होता है, और वो क्या करता है कि एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेड एयर है उसको सोखने का काम करता है। स्मॉग टावर क्या करता है कि जो पॉल्यूशन होता है उसको सोखने का काम करता है। तब जब दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में आप मेंस में लिख रहे हैं तो उसमें एक सुझाव दे सकते हैं कि हमें स्मॉग टावर की स्थापना करनी चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा है इसके लिए आप जाकर के 16 का पेपर देख लेना, आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में पेपर का लिंक मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति पे अमल का पूरा रोड मैप तैयार। कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज कुछ बेसिक पॉइंट पे मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। बाकी एक अलग से मैं वीडियो लाने का सोच रहा हूं, समय मिलेगा तो लाऊंगा इस पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी ये ड्राफ्ट हुआ, अभी ये जो है वो ड्राफ्ट है। अगर ये पारित हो गया उसके बाद ये शिक्षा नीति बन जाएगा, संसद के पटल पर रखा जाएगा, पारित होने के बाद शिक्षा नीति बन जाएगी, लेकिन फिलहाल ये ड्राफ्ट। अभी तक आज़ादी के बाद तीसरी शिक्षा नीति ये होगी। 2 शिक्षा नीति आ चुकी है, एक आया है 1968 में, एक आया 86 में, और 86 के 34 वर्षों के बाद इस बार आ रहा है। इसके लिए इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और इसी समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट तैयार किया है के कस्तूरी रंजन की समिति ने। अब देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पे जीडीपी का 6% का हिस्से का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। ये किस समिति की सिफारिश पर रखा गया पता है आपको? हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ दें। कोठारी समिति 1964 में बनी थी। 1964 में कोठारी समिति बनी थी
और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पे जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, और इसी समिति ने सबसे पहले कहा कि शिक्षा पे हमें निवेश करना चाहिए, शिक्षा पे जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए। 1968 में इसकी बात नहीं मानी गई, 86 में भी इसकी बात नहीं मानी गई, और वर्तमान में इसकी बात मानी गई है। तो अब इस बार इस शिक्षा नीति के तहत 6% जीडीपी का इन्वेस्ट करेगी सरकार। अब देखो, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 प्रणाली लाया गया। 10+2 क्या होता है? 10वीं तक आप पढ़ते हो, उसके बाद 2 वर्ष और पढ़ते हो, इंटरमीडिएट करते हो, 12 तक हो गया आपका। तो ये टोटल जो है ये 10+2 12 वर्ष का होता है। आपको 12th करने में 12 वर्ष लगते हैं। यहाँ पे देखो टोटल आप काउंट करोगे तो 15 वर्ष है। तो क्या वर्ष का अंतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो नर्सरी होता है, नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, इसको भी औपचारिक शिक्षा में जोड़ा गया है। यहाँ पे 1 से क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ हम लोग शिक्षा ग्रहण किया है नॉर्मली वहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 10, उसके बाद 12। यहाँ पे नर्सरी से होगा, उसके बाद एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, ये भी काउंट होगा, राइट। और उसके बाद इस शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही साथ एक और काम किया जा रहा है इसमें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अभी हमारा शिक्षा मंत्रालय है, उसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी कई अन्य स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि शिक्षण प्रणाली को किस तरह से सुधार किया जाए, उच्च शिक्षा को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। भारत में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की चर्चा है, जो हमने कल आपको बताया था। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की चर्चा है, जो यूजीसी का स्थान लेगा। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, भाषा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस तरह से हो, ये सारे का सारा स्टेप लिया गया है। इसके लिए मैं इस वीडियो में नहीं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ों का चर्चा कर दूंगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आ रही है, जिसका ड्राफ्ट 2019 के मई में ही जमा कर दिया गया था कस्तूरी रंजन समिति के रिपोर्ट के आधार पे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ होना चाहिए कि संसदीय समिति ने सिफारिश किया है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर को बढ़ाया जाए। ओबीसी के क्रीमी लेयर कितना तक आता है? ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए अभी सीमा है, यानी 8 लाख रुपए से अधिक अगर होता है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। 8 लाख से कम हो गया तो नॉन क्रीमी लेयर में हुए। तो 8 लाख से अधिक अगर आपकी सैलरी है, या 8 लाख से अधिक अगर एनुअली इनकम आपको है, आपकी फैमिली की है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम की है तभी जाकर आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे ओबीसी के तहत। इसकी सीमा बढ़ा के 15 लाख करने की चर्चा की जा रही है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। 8 लाख से कम आपके फैमिली की इनकम होनी चाहिए, तभी जाकर के ओबीसी में आपको आरक्षण मिलता है। तो ये न्यूज एक बार देख लेना आप, इसको भी थोड़ा सा एक बार आप पढ़ सकते हैं कि खाली सरकारी भूमि पे पेड़ लगाने और काटने का अधिकार मिलेगा। देखो कल जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इसको एक बार पढ़ लेना आप। भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का। मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुई में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है
किसका? तो उद्घाटन किया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का। और यहाँ पे इनका संबोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो गांधी जी का कोट इन्होंने किया, एक कोटेशन गांधी जी का आप लिख लेना कॉपी पे, ऐसे में के लिखने के समय में आपको काम दे सकता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी देशभक्ति में समान रूप से मानव जाति की भलाई शामिल है, इसलिए भारत के प्रति मेरी सेवा में मानवता की सेवा भी शामिल है। दूसरा कि इन्होंने जो है सार्क के देश, खास करके बांग्लादेश, मलेशिया, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल के साथ, और नेपाल में सरकार ने क्या क्या किया है इसको लेकर के सरकार ने अपना राय रखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में क्या कर रही है सरकार, नेपाल में क्या कर रही है सरकार, ये सब पे सरकार ने अपना राय रखा या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना राय रखा। तो इसका मेन रीज़न ये है कि एक तरह से हम अपने पड़ोसियों को एक बार फिर से विश्वास में लेना चाहते हैं। भारत के पड़ोसी भारत से अभी नाराज चल रहे हैं। बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है, अफगानिस्तान में हमारा एक्सेस बंद हो रहा है क्योंकि ईरान से हमारी पंगा चल रहा है, उसके साथ साथ नेपाल हमसे रूठा हुआ है, श्रीलंका हमसे रूठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोशिश थी कि इन देशों को भी संदेश देने का काम करें कि भारत आज भी इनके बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। और साथ ही साथ ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में कि भारत बिना शर्त के करता है विकास में सहयोग, ये स्टेटमेंट अपने आप में चीन के प्रति था। इनडायरेक्ट तौर पे भारत जो है चीन को कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिना नाम लिए चीन को संदेश देने का काम किया है कि भारत बिना शर्त के विकास करता है। जैसे मान लो चीन ने क्या किया, चीन ने हम्बनटोटा का विकास किया, चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया, श्रीलंका कर्ज देने में सक्षम नहीं हुआ, उसके बाद चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह पे 100 वर्ष के लिए कब्जा कर लिया। इसी तरह से चीन कुछ पाकिस्तान में कर रहा है, इसी तरह से बांग्लादेश में कर रहा है, इसी तरह से म्यांमार में कर रहा है, इसी तरह से जाम्बिया में कर रहा है, अफ्रीकन देशों में कर रहा है। तो वहाँ पे चीन भले ही विकास करता है लेकिन साथ ही साथ विकास शर्त के साथ करता है। अगर आप पैसा देने में सक्षम नहीं हुए, आप चीन के कर्ज देने में उतारने में सक्षम नहीं हुए कोई छोटी सी देश, तो उसे चीन के साथ समझौता करना होगा, उसे चीन के साथ अपनी कंपनी को गिरवी रखना पड़ता है, राइट। भारत इस तरह का कभी कोशिश नहीं किया। तो एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीन को घेरने का काम किया। एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि फसल नष्ट करने वाली नीलगाय आदि को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। तो फसल नष्ट करने वाला जो नीलगाय है उसको मारने का परमिशन सरकार के द्वारा दिया गया था और उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार कर सकता है। तो जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इस न्यूज़ को। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, नो मेंस लैंड पे नेपालियों ने फिर किया सड़क निर्माण। यहाँ पे मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि गुरुवार को दोबारा काम शुरू हुआ तो बॉर्डर पे तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए कि सशस्त्र सीमा बल नेपाल के साथ जो हमारा बाउंड्री लगा हुआ है उस बाउंड्री की देखभाल करता है सशस्त्र सीमा बल, राइट। इसी तरह से चीन के साथ जो हमारा बाउंड्री लगा हुआ है उसकी देखभाल करता है आईटीबीपी के जवान। नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है बीएसएफ, राइट। तो ये बेसिक नॉलेज है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए नेपाल के साथ सीमा की सुरक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवान। ये देखो पॉलिटिकल है, हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा नीति पे ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है, जाकर के एक बार इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिखा गया है, एक बार इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने ऊपर चर्चा कर लिया था। देखो यहाँ पे तलाशना होगा बाढ़ से मुक्ति का मंत्र, इंपॉर्टेंट है।
हालांकि बहुत पॉइंटों की चर्चा इन्होंने नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट की चर्चा नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल आया हुआ था 28 जुलाई 2020 को, और मैं उस दिन आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था। तो भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल बाढ़ से ही रिलेटेड था, तो मैं उनके पॉइंट को और आज के राइटर के पॉइंट को दोनों को मिला करके चर्चा करता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करता हूँ। सबसे पहले ये जानना होगा आपको कि बाढ़ जो है आता क्यों है। देखो, हमने क्या किया है कि नदी के साथ जो है पानी आता है, तो नदी के साथ पानी आता है, उस पानी का यूज हम बहुत जगह करते हैं। नहर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नदी ना सिर्फ अपने साथ पानी लाती है बल्कि गाद भी लाती है। नदी अपने साथ गाद भी लाती है, और इस गाद के माध्यम से हरिद्वार से लेकर के कलकत्ता तक जो हमारी ज़मीन है वो इसी गाद के द्वारा बनी गई है। गंगा के लायक गाद के द्वारा ही हरिद्वार से लेकर के कलकत्ता बनी है। तो हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस गाद को मैनेज करना भूल जाते हैं, और होता क्या है कि गाद जमा होते रहता है। जैसे पटना में क्या है कि जैसे इधर से गंगा आती है और इधर से आपको गंडक आता है, दोनों सोनपुर के पास मिलता है, तो यहाँ पे कुछ अधिक गाद जमा हो जाता है। तो नदी में गाद अधिक जमा हो गया यहाँ पे, यानी नदी का कह सकते हो पेट एक तरह से बड़ा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में नदी में गाद अधिक जमा हो गया और थोड़ा सा भी पानी अधिक होगा यहाँ पे तो पटना में बाढ़ आ जाएगा। तो पटना के बाढ़ आने का रीजन एक यह भी है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये राइटर है, इस राइटर का कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने संभावना व्यक्त किया था कि 21वीं सदी के शुरुआत में दशक में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जो आज आ रही है। तो जब 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने ऐसी चिंता व्यक्त की थी, उसके बाद देश में कई बांध बने हैं। हुआ क्या है कि बांध तो बना है, उसके बाद ये जो है केंद्रीय जल आयोग की हाल फिलहाल की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो देश में 123 बांध है, और इस बांधों की क्षमता देश के कुल वाटर का, देश के जितना पानी के भंडारण है उस भंडारण का 66% ये 123 बांध है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बांध आते हैं, टिहरी जैसा बांध आता है। तो यहाँ पे औसत पानी का जो होना चाहिए उससे 165% अधिक है पानी, यानी इस बांध पे पानी जमा है, जितना औसत पानी का होना चाहिए उससे 165% अधिक पानी यहाँ पे जमा है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने चर्चा किया है कि देश में जो है दो तरह से बाढ़ आता है, दो तरह से जो है बाढ़ आता है। एक तो नदियों के कारण आता है, हमारे देश की 60% बाढ़ नदियों के कारण आती है, और 40% बाढ़ जो है चक्रवात के कारण आता है या भारी वर्षा के कारण आता है। 60% बाढ़ नदियों के कारण, 40% बाढ़ या तो भारी बारिश के कारण या चक्रवात के कारण आता है। और एक अन्य रिपोर्ट की चर्चा किया गया है, ये सब जा करके लिख लेना अपने क्वेश्चन में, अपने नोट्स में, काफ़ी काम देगा आपको। इकोनॉमिक लॉसेस, पॉवर्टी एंड डिजास्टर 1989 टू 2017, 2018 में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में 20 वर्षों का मूल्यांकन किया गया और कहा गया कि 20 वर्षों में लगभग 2908 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है विश्व भर में बाढ़ के कारण, आपदा के कारण, डिजास्टर के कारण। और पता है आपको 2908 कितना होता है? भारत की कुल जीडीपी लगभग इतना है, राइट। तो भारत की कुल जीडीपी लगभग इतना है, इतना वर्ल्ड का नुकसान हो चुका है 20 वर्ष में बाढ़ के कारण, आपदा के कारण, राइट। तो सवाल यह होता है कि अब करना क्या चाहिए। उपाय क्या क्या है? तो उपाय यह है कि हमें टिहरी, नरोरा, फरोका इत्यादि जैसे बांध पे हमें विचार करना चाहिए कि हमने जो बांध बनाया है टिहरी पे, नरोरा में, फरक्का में, इस पे हमें रीथिंक करना चाहिए कि इसको किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या वहाँ जो गाद है, गाद को किस तरह से हम हटा सकते हैं। दूसरा कि मानसून से के पानी को टिहरी बांध की जगह उत्तर प्रदेश के तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आप संग्रहित कर दीजिए, बिहार में कर दीजिए,
तो मानसून का जो पानी आता है, जो बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कारण होता है, इस पानी को हमें किसी तालाब में स्टोर करने की आवश्यकता है या बहुत सारे तालाब में स्टोर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बांधों के से सिंचाई की जगह गांव में जल संग्रहण कर भूमि जल की सिंचाई करनी चाहिए। यानी जो हम बांध जो यूज करते हैं और बांध के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, तो राइटर का कहना है कि बांध की जगह आप सिंचाई मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, बांध पे पानी कलेक्ट कर बढ़िया कलेक्ट करने से अच्छा है कि गांव में जो है जल संग्रहण कीजिए आप। और गांव में जल संग्रहण करने के बाद जो भूमिगत जल होगा, ग्राउंड वाटर होगा, उससे आप नदी की सिंचाई कीजिए या फसलों की सिंचाई कीजिए। तो बांध से सिंचाई करने का काम छोड़ करके आप भूमिगत जल से सिंचाई कीजिए, लेकिन भूमिगत जल के लिए पहले आपको गांव में जल संग्रहण करना होगा, राइट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का रिपोर्ट है कि टिहरी में जितना पानी जमा है, टिहरी बांध में, उसका 10 गुना अधिक बांध ये उत्तर प्रदेश के तालाब में स्टोर किया जा सकता है। यानी टिहरी में जितना पानी जमा है उसका 10 गुना अधिक पानी उत्तर प्रदेश के तालाब बना करके स्टोर किया जा सकता है। तो हमें रीथिंक करना होगा बांध का कॉन्सेप्ट को लेकर के। बांध का जो कॉन्सेप्ट आज तक चल रहा है उसको रीथिंक करने की आवश्यकता है। और बाकी इस राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ, इसको एक बार जाकर के पढ़ लेना, राइट। ओके, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राज्यों के जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के असमंजस की स्थिति। तो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन होता क्या। डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लगातार चर्चा में आ रहा है जीएसटी कॉम्पनसेशन। देखो, संविधान के 101 संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में जीएसटी एक्ट लागू किया गया और ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश भर में लागू हो गया। क्लियर है। पहला फैक्ट है कि 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया। दूसरा है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाते हैं। केंद्र ने जीएसटी लागू करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जीएसटी कार्यान्वयन में कर राजस्व में आने वाली कमी के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया। केंद्र सरकार ने इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य कई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के हस्ताक्षर करने में सहमत हो गए। तो जहाँ पे मैं अगर फ्रेंकली बोलूँ कि जहाँ पे केंद्र की जो पार्टी है उस पार्टी की सरकार है थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, और जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार थी उसने जीएसटी लागू करने के लिए हामी भर दी, और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी वो लागू करने में सहमत नहीं थे जीएसटी को लेकर के। तो वहाँ पे सरकार ने वादा किया कि आने वाले 5 वर्ष तक आपकी जो भी क्षतिपूर्ति होगी, 5 वर्ष तक कब तक, यानी देखो 2017 से लेकर के 22 तक आपकी जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका भुगतान केंद्र सरकार आपको करेगी। आप जीएसटी लागू कीजिए, जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। ये सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया। अब देखो क्षतिपूर्ति कितना करेगा, तो राज्यों को कहा गया है कि आपका जो 2015-16 का जितना रेवेन्यू हुआ, इस रेवेन्यू का 14% का भुगतान हम प्रत्येक वर्ष करेंगे आपको। जैसे मान लो 2015-16 में राज्यों को 100 रुपये की प्रॉफिट होती है, 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता है 15-16 में, जिस समय में जीएसटी लागू नहीं था। तो इससे नेक्स्ट वर्ष में यानी 16-17 में आपको मिनिमम 114 रुपये के पैसा थोड़ा कलेक्ट होना चाहिए, रेवेन्यू इतना कलेक्ट होना चाहिए। अगर राज्यों को 114 रुपये से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हो गया तो केंद्र कोई भी कंपनसेशन आपको नहीं देगी। और मान लेते हैं कि राज्यों को 114 की जगह 140 रुपया कलेक्ट हुआ रेवेन्यू में, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 10 रुपये जो है ये केंद्र सरकार आपको एज ए जीएसटी कंपनसेशन देगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। 15-16 के तहत जितना रेवेन्यू राज्यों को जनरेट होना चाहिए, 15-16 में जितना रेवेन्यू राज्यों को जनरेट हुआ
उसका मिनिमम 14% अगर जनरेट नहीं हुआ आप, तो उसमें जितना बचा हुआ उसका आपको भुगतान केंद्र सरकार आपको करेगी। लेकिन रेवेन्यू से अधिक जनरेट हो गया 14% से, तो कोई भुगतान नहीं करेगी केंद्र सरकार, लेकिन कम हुआ तो फिर केंद्र सरकार आपको भुगतान करेगी। और अभी के समय में इंपॉर्टेंट क्यों है कि कोरोना वायरस के समय में राज्यों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जीएसटी आप इंप्लीमेंट कीजिए, आपको नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। अब केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना आप। देखो यहां पे जो एक प्रीलिम्स के लिए आपके लिए पॉइंट है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो क्यों पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गए, तो उसको एक बार पढ़ सकते हैं आप। बाकी जो यहाँ पे वन डे एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है कि विश्व के किस देशों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक किया जाता है, तो यहाँ पे चीन के द्वारा किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन चीन के द्वारा किया जाता है। अभी विश्व के टोटल कार्बन इमिशन का 27% अकेले चीन करता है। सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका आता है 15%, थर्ड पोजीशन पे यूरोपियन यूनियन आता है लगभग 10%, और फोर्थ पोजीशन पे भारत आता है लगभग 7%। तो चीन जहां कार्बन इमिशन 27% उत्सर्जन करता है, भारत करता है महज 7%। वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है आपको, और पूछा भी गया है कई बार। ये देखो, ये जो है जस्टिस लिब्राहन है, ये जो है जस्टिस लिब्राहन है। अयोध्या में 1992 में जब बाबरी ढांचे को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद के जो ढांचा है उसको गिराया गया था, तो उसके बाद लिब्राहन जस्टिस लिब्राहन कमेटी ही बनी थी। जस्टिस लिब्राहन आयोग की स्थापना 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जांच के आधार पर एक जांच आयोग के रूप में की गई थी। तो जस्टिस लिब्राहन आयोग की स्थापना अयोध्या में 1992 में जांच आयोग के रूप में की गई थी। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ सकते हो कि नासा का रोवर मंगल की ओर रवाना, राइट। तो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। वीडियो कैसा लग रहा हो आप लोग निश्चित तौर पे अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें, राइट। तो क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 के मई में आया था। मई 2019 में इस समिति ने अपना ड्राफ्ट सौंप दिया था केंद्र सरकार को या शिक्षा मिनिस्ट्री को। ये समिति थी के कस्तूरी रंजन समिति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।